और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आ रही है। बेहद दुखद खबर है। आपको बता दें, बाराबंकी के थाना राम स्नेही घाट इलाके के पास एक खड़ी बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक सवार 18 मजदूरों की मौत हो गई है। ये मजदूर बस से हरियाणा के पलवल से बिहार जा रहे थे। बस में करीब 100 लोग सवार थे। हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इनका इलाज बाराबंकी लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। बाराबंकी के एसपी के मुताबिक एक्सल टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। आधी रात को बस राम स्नेही घाट के ढाबे के पास खड़ी थी, तभी खड़ी बस में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद यह घटना हुई। ये हरियाणा के पलवल से आ रही थी गाड़ी। वहाँ पे हिसार और पलवल में इसमें यात्री चढ़े थे। काफी 2 बसों के यात्री एक ही गाड़ी में वहाँ बैठा दिए गए थे। उसके बाद वो जा रहे थे, ये बिहार जा रहे थे। बिहार के कई जिलों के इसमें यात्री थे जो जा रहे थे। और उसके बाद इसका कुछ दूर पहले एक बार टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे पुल के पास इनका एक्सेल जो है गाड़ी का वो टूट गया और करीब 7-8 बजे के करीब। और तब से ये गाड़ी खड़ी थी। और उसके बाद पीछे से एक ट्रक आया रात में करीब 12 बजे, पौने 12 बजे, और उससे एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 11 लोग की डेथ हो चुकी है और 15-16 लोग घायल हैं, सीरियस इंजर्ड है। सभी को मेडिकल एड के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, इस पूरे मामले में एक तो जानना चाहेंगे क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, और दूसरा जिस तरह से पुलिस भी बता रही थी यहाँ पर कि कई लोग जो घायल हैं उनकी भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, यानी कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी बात की आशंका जताई जा रही है क्योंकि 2 दर्जन के लगभग ये घायल हैं जिनका इस समय ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में इलाज चल रहा है और उनमें कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल 18 की इसमें मृत्यु हो चुकी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करा लिया गया है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तहरीर लेकर के ये मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। गिरफ्तारी कोई अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अभी भी हरकत में होने की बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल इस हादसे के बाद में कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से हादसा हुआ इसमें बड़ी जान माल की हानि हुई है। लेकिन अभिषेक, इतना बड़ा हादसा अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, हैरानी की बात। देखिए बिल्कुल देर रात का मामला था और पुलिस ने हरकत में आते आते समय लगा दिया। उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अभी जो वहाँ पर लोग थे, जो और यात्री थे, उनके बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। तो हालांकि इसमें देर है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ड्राइवर है ट्रक का वो मौके से फरार हो गया, तो उसका मिलना एक सबसे जरूरी इस पूरे मामले में एक एंगल रहेगा। हालांकि उसको लेकर के भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अभिषेक, जानना चाहेंगे ये जिस जगह पर घटना हुई है, क्या वो कोई बाईपास था या फिर शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना हुई है? देखिए, अयोध्या लखनऊ का राष्ट्रीय राजमार्ग 28 है। राम स्नेही घाट थाना अंतर्गत ये एरिया आता है। ये हाईवे के पास का ही इलाका था जहाँ ढाबे पर ये बस खड़ी हुई थी, जहाँ पर ये हादसा हुआ है। जिसके कारण जब ये हादसा हुआ तो पुलिस को वहाँ पहुंचने में भी समय लगा है, जिसके चलते जो देरी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से मुकदमे की बात हो रही है और गिरफ्तारी अभी तक इस मामले में नहीं हुई है, पुलिस भी कह रही है कि जल्द ही जो ड्राइवर है उसको वो उनकी दबिश में होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक तो इस मामले में कोई कार्रवाई हैरानी की बात है कि अब तक मामला तक दर्ज नहीं हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो गई, 18 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी और बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच 50 मिनट की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं में 1-to-1 बातचीत हुई। 2024 चुनाव की रणनीति बनाने दिल्ली आई ममता ने प्रधानमंत्री से क्या कहा, दोनों के बीच हुई मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको हम बताते हैं। ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से मुलाकात भी इस बीच करने वाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ चाय पर चर्चा से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर आई ममता की प्रधानमंत्री से क्या बात हुई, यही चर्चा सबसे गर्म रही। मीटिंग खत्म हुई तो ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुनिए। एक दफे प्राइम मिनिस्टर गया था तलाईकुंडा में, तब तो हम वो मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा पार्टी से विजिट है कि चुनाव का बाद
एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। केंद्र सरकार के साथ उनके तल्ख रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक पर सबकी नजरें थी। वजह आप एक लाइन में समझ सकते हैं। दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी 2024 की हुंकार भर चुकी थी। मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए विपक्ष को एकजुट होने की नसीहत दे रही थी और दिल्ली आई तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ममता ने भी अपने अंदाज में बता दिया कि सिर्फ ये प्रोटोकॉल का निर्वहन किया गया है। प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग में ममता ने 3 मुद्दों पर बात की। मुद्दा नंबर 1, राज्य का नाम बदलना। मुद्दा नंबर 2, वैक्सीन की सप्लाई का बढ़ना। मुद्दा नंबर 3, कथित जासूसी कांड पर सर्वदलीय मीटिंग। वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबके साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। कथित जासूसी कांड के खिलाफ ममता ने कमीशन का गठन खुद कर दिया है जो जांच करेगा। वही नाम बदलने की मुहिम ममता ने 2003 से चला रखी है। इसे आप यूं समझिए, साल 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम पश्चिम बंगाल से बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में प्रावधान था कि पश्चिम बंगाल का नाम बंगाली में बांग्ला, अंग्रेजी में बंगाल और हिंदी में बंगाल रहेगा। ममता बनर्जी केंद्र सरकार को इस बारे में कई बार 2011 से 2019 तक लिख चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। टीएमसी के 12 सांसदों का डेलीगेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल नाम इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि अल्फाबेटिकली वेस्ट बंगाल सबसे अंत में आता है। यानी जब किसी भी बड़ी मीटिंग में बोलने का मौका आता है तो W होने की वजह से सबसे अंत में पश्चिम बंगाल को चांस मिलता है और ऐसे में किया कराया होमवर्क पे पानी फिर जाता है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं रहता है। और इसी वजह से 2016 में बांग्ला नाम प्रस्तावित किया गया, हिंदी में बंगाल, इंग्लिश में बंगाल। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। इसके बाद फिर प्रस्तावित अमेंडमेंट भेजा गया और बांग्ला नाम पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर करने का आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक वो मंजूर नहीं हो पाया है। ममता बनर्जी का आज दिल्ली में होना, उसी दिल्ली में जहां पर वो 2024 की रणनीति पर मंथन करने आई हैं, उसी दिल्ली में जहां गुजरात से आने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद को आउटसाइडर कहा था और आज ममता बनर्जी ने खुद को आउटसाइडर कहा है। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स है, लेकिन दिल्ली हमारा घर है। मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर, मैं दिल्ली की दुनिया का इंसान नहीं, मैं यहाँ के राजकाज को भी नहीं जानता। बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को दूर रखा, लेकिन क्या 2024 में ममता बनर्जी वैसा राष्ट्रीय स्तर पर कर पाएंगी? वैसे ममता बनर्जी हमेशा नहले पर दहला चलने को तैयार रही हैं। आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। बहनों और भाइयों, मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, उजाला गैस कहा गया? उजाला का रोशनी कहा गया? कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया।
Syndicate? What syndicate? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. बंगाल चुनाव से पहले और बंगाल चुनाव के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी और बढ़ गई। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ममता के साथ एक मंच पर दिखे थे, लेकिन उस मंच पर भी विवाद हुआ। वहीं जब ममता चुनाव जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो ममता पर आरोप लगा कि यास तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बंगाल गए प्रधानमंत्री का उन्होंने अपमान किया। इस विवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठन गई थी। रिश्तों में कड़वाहट के बीच भी ममता ने इस साल भी प्रधानमंत्री को आम भेजे थे। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ कोलकाता से अनुपम मिश्रा, आज तक। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आ रही है। ये बेहद ही दुखद खबर है। बाराबंकी के थाना रामस्नेही घाट इलाके में एक खड़ी बस में पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने तेज टक्कर मार दी। इस हादसे में आपको बता दें ट्रक वाले ने तेज टक्कर मारी जिसमें 18 मजदूरों की मौत हो गई है। बस में लगभग 100 मजदूर सवार थे जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा के पलवल से ये सभी मजदूर बिहार अपने गांव को जा रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे। बस में करीब 100 लोग, जैसा कि हमने आपको बताया, सवार थे। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और इनका इलाज बाराबंकी लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। बाराबंकी के एसपी के मुताबिक एक्सेल टूटने की वजह से हादसा हुआ। आधी रात को बस रामस्नेही घाट के ढाबे के पास खड़ी थी क्योंकि बस का एक्सेल टूट गया था और इसीलिए बस वहां पर ढाबे के पास खड़ी थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार एक ट्रक आई और उस ट्रक ने तेज टक्कर इस खड़ी बस में मार दी, जिसके बाद बस में सवार 100 लोग जो थे वो उनके साथ यह हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग अब बताए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोगों को निकाला जा रहा था। ये मजदूर किस हालत में इन्हें निकाला जा रहा है। जो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उस हादसे के बाद किस तरह से सभी सदमे में आ गए थे क्योंकि 100 लोग थे, खड़ी बस थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से इतनी तेज टक्कर लगेगी और अंदाजा लगाइए कि ये टक्कर कितनी भीषण, कितनी जोरदार रही होगी कि खड़ी बस में जो लोग बैठे थे उसमें से 18 लोगों की जान भी चली गई, मौत हो गई 18 लोगों की और अभी भी बताया जा रहा है 15 लोग जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हैं। ये हरियाणा के पलवल से आ रही थी गाड़ी, वहाँ पे हिसार और पलवल में इसमें यात्री चढ़े थे। काफी 2 बसों के यात्री एक ही गाड़ी में वहाँ बैठा दिए गए थे। उसके बाद वो जा रहे थे, ये बिहार जा रहे थे। बिहार के कई जिलों के इसमें यात्री थे जो जा रहे थे और उसके बाद इसका कुछ दूर पहले एक बार टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे पुल के पास इनका एक्सेल जो है गाड़ी का वो टूट गया और करीब 7-8 बजे के करीब, और तब से ये गाड़ी खड़ी थी। और उसके बाद पीछे से एक ट्रक आया रात में करीब 12 बजे, पौने 12 बजे, और उससे एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 11 लोग की डेथ हो चुकी है और 15-16 लोग घायल हैं, सीरियस इंजर्ड है। सभी को मेडिकल एड के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम लोग पंजाब से आ रहे थे, अब बिहार जा रहे थे। किस गाड़ी से थे आप? हम लोग बस से। कितने लोग थे बस में? 160 लोग। बस में 160 लोग। कितने लोग घायल हुए हैं? कितनों की मृत्यु हुई? घायल बहुत हुआ होगा। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम ने मंगलवार सुबह ऐसा समा बांधा कि कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई और परेशानियों का दरिया दिल्ली में बहने लगा। जो भी घरों से बाहर निकला वो मुसीबतों का मारा हुआ ही नजर आया। इस बारिश ने दिल्ली की जो दुर्दशा की है उसे देखकर आप भी कहेंगे वाह, राजधानी दिल्ली ने क्या तरक्की की है। ये दरिया बनी दिल्ली में गोते लगाने वाला विकास है। ये देश की राजधानी की पोल खोलने वाली बारिश है। डीटीसी बस में बैठकर भी आप दरियाई दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली की बारिश में वाहन चलते नहीं हैं, धक्का देकर आगे बढ़ते हैं। बारिश में दिल्ली की सड़कें गजब का स्विमिंग पूल बन जाती हैं।
दिल्ली की बारिश में डूबी सड़कें भी क्या ट्रैफिक जैम लगवाती हैं? बारिश में यहाँ मुश्किल में पड़ती जिंदगानी है। बस हो या ऑटो, स्कूटर हो या बाइक, सबको दरिया पार करके जाना पड़ता है। सवाल ये है कि क्यों बारिश आते ही दिल्ली दरिया बन जाती है? क्यों बारिश में दिल्ली की दुर्गति हो जाती है? सड़कें क्यों स्विमिंग पूल जैसी बन जाती हैं? कई बार तो दरिया बनी दिल्ली में जान भी खतरे में पड़ जाती है। आज हम आपको डूबती तैरती दिल्ली की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि जुलाई के बाकी बचे दिनों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी दिल्ली आने वाले दिनों में ऐसे ही दरिया बनी रहेगी और दिल्ली वालों को ऐसे ही डूबकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले तरक्की की ये तस्वीर देखिए। आपने बाढ़ में और सैलाब में फंसी बसों को बहुत देखा होगा। अब बस में बाढ़ देखिए, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाली बस में। सवारियों के पसीने छूट रहे हैं, हैरान परेशान है कि बस सड़क पर चल रही है या किसी दरिया में जा घुसी है कोई सरकार के पास इसका जवाब? दरिया दिल्ली में डूबती डीटीसी की ये तस्वीर आपको लाजवाब कर देगी। और ये प्रगति मैदान है। यहाँ की तस्वीरें पूछ रही हैं और कितनी प्रगति चाहिए। घंटे भर की बारिश में घुटने भर ही तो पानी भरा है। डीटीसी बंद पड़ी है, ऑटो के इंजन फेल हो रहे हैं, कारें आधी आधी डूबी हैं, पानी निकालने के लिए ट्रैक्टरों से पंप लगाए जा रहे हैं। बारिश में दरिया बनती दिल्ली में चलना है तो धक्का भी लगाना पड़ेगा और डूब कर जाना होगा। इंद्रप्रस्थ पर हुआ यह जलभराव जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से प्रगति मैदान की तरफ से आईटीओ को जाने वाला ट्रैफिक कई घंटों तक रेंग कर चल रहा है। देखिए किस तरह से वाहनों को काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो एक सबवे है उसे भी यहाँ पर लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं उसमें तमाम जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से स्ट्रैंडेड हो गई, ठहर सी गई। और यही वजह है कि देखिए एक साइन भी बीच में ट्रैफिक पुलिस ने खड़ा किया है ताकि उधर कोई न आए, क्योंकि उसके करीब जाने के बाद काफी डूबने का खतरा है। और आप देखिए कि सिर्फ इंद्रप्रस्थ के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से डूब गया है। ये तस्वीर भी बेहद हैरान करने वाली है। तस्वीर दक्षिण दिल्ली के पेट्रोल पंप की है। ऐसा लग रहा है कि यमुना पेट्रोल पंप तक चढ़ाई है। यहाँ सैलाब है और सैलाब से जंग और उसके बीच डूब डूब कर निकलती जिंदगी का अद्भुत संगम है। दिल्ली के अलकनंदा का हाल भी देख लीजिए। हर हर गंगे हर हर जमुने, सबके दर्शन यहीं कर लीजिए। बारिश में पसीना बहाने और धक्का लगाने को सजा ना समझिए, मुस्कुराइए कि आप राजधानी दिल्ली में हैं। आरके पुरम के सेक्टर 7 में दरिया बनती दिल्ली की इस तस्वीर ने भी हैरान और परेशान किया है। हफ्ता भर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जगाई थी। 19 जुलाई को केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था, मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीजेबी और आईएंडएफसी के साथ समीक्षा बैठक की। मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के अन्य पॉइंट्स पर भी बनेगा। नालों और सीवर की नियमित सफाई, दिल्ली में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। हर साल डूबने वाला मिंटो ब्रिज तो इस बार नहीं डूबा, लेकिन नेशनल हाईवे से बहता झरना सरकार की बदइंतजामी की पोल भी खोल गया। जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कैसी व्यवस्था है और व्यवस्था क्यों चरमरा जाती है। पहले तो आप इस जलभराव को देखिए कि कैसे गाड़ियां इससे निकल करके जा रही हैं बमुश्किल, और इसकी वजह से अगर जाम ना लगे तो क्या। दूसरी तस्वीर, झरना की तरह से जो फ्लाईओवर है उससे पानी नीचे गिर रहा है। यानी जो व्यवस्था की गई है वहां पर कहीं पाइप टूटी हुई नजर आती है, पाइप भी फूटी हुई नजर आती है। यानी मॉनसून को लेकर के अलग अलग एजेंसियां बातें खूब करती हैं। ये NH9 है,
NH24 है, जो कि दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है। और इस सड़क की ख्याति अलग अलग जगहों पर है कि कितनी कम समय में बनाया गया, कितनी बेहतरीन क्वालिटी की सड़क बनाई गई। लेकिन बारिश ये बताने के लिए काफी होता है कि सब कुछ कितना सुपरफिशियल है, कितना ऊपरी है, कितना छद्म है। सवाल यही है कि दिल्ली कब तक डूबती रहेगी? थोड़ी सी बारिश में दिल्ली कब तक ऐसे ही दरिया बनती रहेगी? आज तक ब्यूरो। दिल्ली दरिया बनी है, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश से जान खतरे में पड़ी है। महाराष्ट्र में ऐसी बाढ़ आई कि अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गुजरात में भी सैलाब जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश से जान आफत में आई है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ लगातार कहर ढा रही है। अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सबसे पहले सांगली की ये तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। दुकानें क्या, मकान क्या, आधे आधे डूबे हुए हैं। इलाके में बाढ़ कर्फ्यू लगा है और सांगली के जिन इलाकों से बाढ़ का पानी उतरा है, वहां तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। पेड़ जड़ से उखड़े पड़े हैं। सड़कों पर मलबा ही मलबा है। बाइक और स्कूटर कीचड़ में सने हुए खड़े हैं। इस मारुति वैन को ही देखिए, बाढ़ के पानी में आधी डूबी हुई खड़ी है। लोगों के घरों में कीचड़ ही कीचड़ है, वो अपने घरों को साफ करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें चप्पा चप्पा छान रही हैं और बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश कर रही हैं। एनडीआरएफ की ये टीमें बेजुबान जानवरों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे और भारी हो सकते हैं। 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के भरूच से आई इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। कैसे एक जेसीबी मशीन पर एक शख्स खड़ा है। जेसीबी सैलाब में पूरी तरह से डूब चुकी है। सिर्फ उसका आर्म और छत नजर आ रही है और जो शख्स दिखाई दे रहा है वो जेसीबी का ड्राइवर यानी मशीन ऑपरेटर है। भरूच के टोठी दरा गांव के पास नर्मदा नदी के किनारे ये शख्स जेसीबी मशीन चला रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखते ही देखते ये जेसीबी मशीन पूरी तरह से डूब गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि ड्राइवर का क्या हुआ, तो सुनिए। जिस वक्त नर्मदा नदी में ये जेसीबी डूब रही थी, गांव के लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह से इसकी जान बचाई। राजस्थान के पाली में सैलाब के बीच एक ट्रक ऐसा फंसा कि डूबने लगा। उसके बाद इस ट्रक को किसी तरह से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। बारिश में उफनती नदी के पुल को ये ट्रक पार कर रहा था, लेकिन सीमेंट से भरा ये ट्रक बीच में जाकर बंद हो गया। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद इस ट्रक को बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के 12 जिले के कवाई थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें भी सांसें अटकाने वाली हैं। खेतों पर किसान काम कर रहे थे। अचानक अंधेरी नदी में बाढ़ सी आ गई और एक किसान पानी के बीचों बीच घिर गया। ऐसे में उफनती अंधेरी नदी के बीच टापू पर फंसे किसान को मोटरबोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तस्वीर को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं घाट पर एक गर्भवती महिला को सैलाब के बीच से ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के चीतल गांव में तेज बारिश के चलते नदी ऐसी उफनाई कि पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बीच गांव की एक महिला प्रसव पीड़ा से करा रही थी। एम्बुलेंस बुलाई गई तो एम्बुलेंस नदी के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। ऐसे में लोगों ने घाट पर बैठाकर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाया। महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया।
गुना में 48 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से 29 गांवों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद सानाई पुलिस चौकी जलमग्न हो गई है।